आदित्य L1 ने सूरज के कुछ ऐसे राज खोले जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों है सूरज एक इतने बड़े आग का गोला? क्या है आदित्य L1 का खास मकसद? क्या चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 को भी सूर्य पर लैंड कराया जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चांद पर सफलता पाने के बाद अब भारत चल पड़ा है सूर्य की ओर। आदित्य L1 है सूर्य को स्टडी करने वाला इसरो द्वारा किया गया पहला मिशन। आदित्य L1 जैसा नाम वैसा काम। संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आदित्य L1 लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023, जिस दिन फिर से भारत ने एक और इतिहास रच दिया। यह लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से, जो सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 में L1 क्या है। आइए इसको समझते हैं। अब चंद्रयान 3 जैसे मून पर लैंड किया गया था, वैसे आदित्य L1 सन पर लैंड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह धरती के करीब रहकर ही सूर्य की सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। लेकिन कैसे? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। आदित्य L1 धरती से लॉन्च करने के बाद कुछ 15 लाख किलोमीटर के बाद जाकर लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां एक जगह पर स्थिर होकर एक छोटी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को लग जाएंगे तकरीबन 4 महीने, जिसके बाद वह 4 से 5 सालों तक वहां से सूर्य की जांच करता रहेगा। पर एग्जैक्टली लैग्रेंज पॉइंट है क्या? एक बहुत फेमस कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वैसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स में एक लॉ लागू पड़ता है, जो है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सरल भाषा में बोले तो व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट। सूर्य और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैसे ही एक दूसरे से लड़ती रहती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिधर वो एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे धरती और सूर्य को मिलाकर कुछ 5 पॉइंट्स हैं, जो हैं L1, L2, L3, L4, L5। अब फायदा क्या है आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर भेजने का? लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिधर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट होकर एक ऐसे पोजीशन बनाते हैं जिधर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो वह इजीली एक पॉइंट पर स्टेशनरी हो जाएगा और फिर हम उस पॉइंट पर उसको स्टेबल रखकर आराम से सूर्य की रिसर्च कर पाएंगे। हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप ही एक ऐसी पोजीशन पकड़ लेगा और स्टेबल हो जाएगा। इससे हम काफी लंबे समय तक रिसर्च कर पाएंगे। इसका और एक बहुत अच्छा पहलू है कि दूसरी स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में मूव होने के लिए काफी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जबकि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के बाद स्टेबल होगा और इससे फ्यूल की भी काफी बचत होगी। सिर्फ L1 ही नहीं बल्कि सारे लैग्रेंज पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये स्पेस मिशन और रिसर्च में काफी हेल्पफुल होते हैं। उनके नेचर के कारण सारे लैग्रेंज पॉइंट में से L1 और L2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर पाए जाते हैं। हमारा आदित्य L1 पहला नहीं है जिसको L1 पर भेजा गया है। इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको शॉर्ट में सोहो बोलते हैं, वो भी L1 पॉइंट पर है। यही नहीं, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पर लॉन्च किया गया था। अब हम जानते हैं इस मिशन का मेन एम। चांद का तापमान जितना ही सपोर्ट करता है स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग को, लेकिन सूरज पर आदित्य L1 लैंड नहीं किया जा सकता। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर कुछ 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं, सूरज में भी वैसे ही अलग अलग लेयर्स हैं। सूरज के सबसे अंदर का लेयर, जिसको कोर के नाम से जाना जाता है, उसका टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यही नहीं, सरफेस के बाद जो एक ऊपरी लेयर है जिसका नाम कोरोना है, वह फिर से सरफेस से भी ज्यादा गर्म पाया जाता है। अब सूरज के बाहर का टेम्परेचर और सबसे अंदर के लेयर के टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क क्यों होता है, और सूरज बाहर जितना गर्म है उससे कहीं ज्यादा उसका कोर क्यों गर्म है? यह एक बड़ी मिस्ट्री है और आदित्य L1 का मेन एम यह मिस्ट्री को सॉल्व करना है। इस पे कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अब तक कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। आदित्य L1 का दूसरा एम है सन के ऊपर के सबसे 3 गर्म लेयर्स को स्टडी करना। अपर क्रोमोस्फीयर 10,000 डिग्री सेल्सियस, फिर आता है लोअर क्रोमोस्फीयर 4,000 डिग्री सेल्सियस, और फिर आता है फोटोस्फीयर, जिसका तापमान है 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के कोर में सभी न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं और उसकी वजह से सूरज की गर्मी हमारे तक पहुंच पाती है। यही नहीं, आदित्य L1 हमें सोलर स्टॉर्म्स भी प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा और भले ही सोलर स्टॉर्म्स माइनर होते हैं, पर एक सोलर स्टॉर्म पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर सकता है।
और सब कुछ नष्ट कर सकता है। 2012 में पृथ्वी एकदम करीब से बची थी एक सोलर स्टॉर्म से, और आदित्य L1 हमें ऐसे सोलर स्टॉर्म की प्रेडिक्शन में भी मदद करेगा। सूरज हमारे पूरी सोलर सिस्टम का 99% मास ऑक्यूपाई करता है, और सूरज के सामने चांद और सारे ग्रह काफी हल्के हैं। सूरज जो एक बड़े आग का गोला है, वह हमारी पूरी सोलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, और सूरज में कुछ भी चेंज होने से पूरे सोलर सिस्टम अफेक्ट हो सकती है। यही नहीं, एक इतने बड़े सूरज में 13 लाख पृथ्वी आसानी से समा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए सूरज के हमारे सोलर सिस्टम पर प्रभाव का। सूरज के सबसे ऊपर के लेयर्स में प्लाज्मा भी काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। इससे हम यही कंक्लूजन पर आते हैं कि आदित्य L1 द्वारा किए जाने वाली सन स्टडी हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन में काफी हेल्प करने वाली है। अगर बात करें इसके कॉस्ट की, तो हमारा इसरो तो हमेशा से कॉस्ट एफिशिएंट रहा है, और इस मिशन में भी फ्यूल की बचत करते हुए इस मिशन की कॉस्ट लगभग 400 करोड़ होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सूरज की स्टडी चांद के रिसर्च जितना महत्व रखती है? सूरज को तो हम करीब से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे पता चलेगा हमें सूरज के सभी राज? सूरज की स्टडी काफी इम्पोर्टेंट है, और यही नहीं, भारत के लिए यह मिशन भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे भारत का पहला सन स्टडी मिशन है। चलो हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। सोलर पावर तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, सूरज हमारे लिए एक बड़े एनर्जी का सोर्स भी होता है। सूरज हमारी धरती तक निर्धारित एनर्जी सप्लाई करता है, और हम यह एनर्जी ऑब्जर्व करके इवॉल्व होंगे। सन एक नेचुरल लाइट सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सन के ईवी रेडिएशन की वजह से स्किन डिसीज, कैंसर आदि भी हो सकते हैं। सूरज से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी के फ्लेयर्स होते हैं। सोलर विंड पावर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की फ्लेयर्स होती हैं, और ऐसी एक फ्लेयर धरती का विनाश कर सकती हैं। यही सब मापने के लिए सन स्टडी काफी महत्व रखता है हम लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिनका फंक्शन अलग है, और हर 7 इंस्ट्रूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसका फंक्शन होगा कोरोना लेयर्स को स्टडी करना और कोरोनल मास इजेक्शन का स्टडी करना। दूसरा है सोलर लॉ एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको शॉर्ट में सोलेक्स नाम दिया गया है। तीसरा है हेलियोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सोलर फ्लेयर्स और एक्स-रे की स्टडी करेंगे। फिर आता है फोर्थ, जो है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसका फंक्शन होगा सन के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर लेयर्स में सन की इमेजेस खींचना। फिफ्थ है एपेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। सिक्स्थ है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों का फंक्शन होगा सोलर विंड को स्टडी करना। और सबसे आखिरी इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटोमीटर मैग, जिसका फंक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। इसमें से 4 डायरेक्ट सूरज की स्टडी पे हैं और 3 L1 पॉइंट के सराउंडिंग्स की स्टडी में भाग लेंगे। सूरज से निकली हुई हार्मफुल रेडिएशंस और सूरज के आसपास होने वाली घटनाओं का स्टडी करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि यह कोरोना लेयर्स को स्टडी करेगा। यही नहीं, काफी बड़ी इकोनॉमीज जैसे चाइना और रसिया सभी ने सन स्टडी पर अपने प्रयास किए हैं। आज आदित्य L1 को काफी दिन हो चुके हैं लॉन्च हुए, तो अब आदित्य L1 कहाँ है? सितंबर 15 को आदित्य L1 ने 265 किलोमीटर इंटू 1,21,973 किलोमीटर की ऑर्बिट सक्सेसफुली अचीव कर ली थी और 25 सितंबर को उसने सन और अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट की सराउंडिंग्स की रिसर्च शुरू कर दी है। जल्द ही आदित्य L1 सन के सारे रहस्यमय राज खोलकर हमें उसकी जानकारी देगा और जो मिस्ट्री सालों तक सॉल्व नहीं हुई उसको सॉल्व करेगा। हमारी धरती अपने बाहर के वातावरण से काफी प्रभावित होती है और अब जब हमें धरती की पूरी जानकारी है तो अब हमारा मकसद है धरती के अलावा सभी सोलर सिस्टम्स के ग्रह और सेलेस्टियल बॉडीज की जांच करना और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस कर पाना। आदित्य L1 एक सक्सेसफुल मिशन साबित हुआ है। इसरो द्वारा और ऐसे ही नए नए मिशंस आते रहेंगे और हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक पर और उसकी जड़ तक उतरते हैं।